हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड ऑल ऑफ क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर बात करेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे डिटेल में। और यहाँ से पेट एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन इसी के अंतर्गत आपको मिल जाएगा, इससे बाहर आपको नहीं जाना है। अगर इतना भी आप पढ़ लेते हैं तो पेट एग्ज़ाम में सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह स्पेशल प्रैक्टिस सेट। पेपर वाले क्वेश्चंस रोज़ सुबह 8 बजे आपको यह वीडियो मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से डेली का वीडियो अपडेट मिलता रहे। बात करेंगे प्राचीन इतिहास। हम यहाँ पर सिलेबस टू सिलेबस बात करेंगे। सबसे पहले प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं और उसमें फर्स्ट टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इस सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में सभी टोटल जो डिटेल्स है उसमें हम जो है पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता इस वीडियो में कम्प्लीटली हम करेंगे। तो देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। पहले बात तो आप ये जान लीजिएगा, ठीक है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, कुछ पॉइंट्स हम वीडियो में बता रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनते जाइएगा और देखते जाइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरे नाम से हड़प्पा सभ्यता से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें पशुपालन का प्रारंभ जो है वो मध्य पाषाण काल में हुआ था। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि पशुपालन का प्रारंभ सिंधु घाटी सभ्यता में किस काल में हुआ था, तो आपको वहाँ पर ढूंढना है कि मध्य पाषाण काल कहाँ पर है और वही ऑप्शन आपको टिक कर देना है। दूसरा, पशुपालन के साक्ष्य भारत में कहाँ पर मिले? आदमगढ़, और ये कहाँ पर है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश, तथा बागौर। बागौर कहाँ पर है? भीमवाड़ा राजस्थान में। यहाँ से प्राप्त हुए थे पशुपालन के साक्ष्य। तो आपके देखिए 2 पॉइंट में 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन चुके हैं। पहला है पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में हुआ था। और पशुपालन के साक्ष्य भारत में कहाँ कहाँ मिले थे? आदमगढ़ में मिले थे जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, और बागौर में मिले थे जो भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर बस पॉइंट टू पॉइंट आप पढ़ते जाइएगा। आपके कंप्लीटली जो एंशिएंट हिस्ट्री है सिंधु घाटी सभ्यता की वो कंप्लीटली आपको इसी तरीके से याद होनी चाहिए। और जो हम यहाँ पर बता रहे हैं उनको भी आप ध्यान से सुनते जाइए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता। तीसरा यहाँ पर पॉइंट है कि मध्य पाषाण कालीन जो महदहा है वो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो देखिएगा, पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? आदमगढ़, और ये कहाँ पर है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश। और बागौर से प्राप्त हुए तो ये भीमवाड़ा राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था, और मध्य पाषाण कालीन जो महदहा है वो उसमें हड्डी और सींग निर्मित उपकरण हमें प्राप्त हुए थे। तो वो कहाँ से हुए थे? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से यह प्राप्त हुए थे, ठीक है। इन पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में जो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से मिला था। तो देखिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिला? मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से यह मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला था भारत में, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिएगा। जो पॉइंट हमने बताए हैं उन पॉइंट को आप बिल्कुल रट लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा। यहीं से आपको इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि गर्त आवास के साक्ष्य। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? गर्त आवास के साक्ष्य भी बुर्जहोम से प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए थे? बुर्जहोम। याद रखिएगा इस नाम को कि गर्त आवास को आपको बुर्जहोम से रिलेटेड देखना है। बुर्जहोम जहाँ भी हो, गर्त आवास वहाँ से जो है उसके साक्ष्य मिले थे। अब बुर्जहोम जो पुरास्थल की खोज है वो किस वर्ष में हुई थी? तो वह हुई थी 1935 में। और किसने की थी? डी टेरा और पीटरसन। ये 2 नाम याद रखिएगा कि बुर्जहोम पुरास्थल की जो खोज है वो डी टेरा और पीटरसन ने की थी। और यह कब की थी? 1935 में की थी दोस्तों। इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बुर्जहोम 1935, डी टेरा और पीटरसन। और गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ पर मिले थे? बुर्जहोम में मिले थे, लेकिन बुर्जहोम की खोज 1935 में हुई और टेरा और पीटरसन ने इसकी खोज की थी, ठीक है।
आगे नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वप्रथम खाद्यान्नों का जो उत्पादन है वो कब प्रारंभ हुआ था। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। हर पॉइंट में आपको क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, हर पॉइंट में आपको क्वेश्चन मिलेगा और यहाँ से आपको क्वेश्चन आगे जा करके जब आप पेपर में बैठोगे सभी क्वेश्चन इसी से आपको बन जाएंगे। सर्वप्रथम जो खाद्यान्नों का उत्पादन है वो नवपाषाण काल में प्रारंभ में हुआ था। नवपाषाण काल जब प्रारंभ हुआ तो उसके प्रारंभ में सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ था। इसको आप याद रखिएगा, सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल, ऐसे आप याद करिएगा। बलूचिस्तान के कच्छ मैदान स्थित मेहरगढ़ से सर्वप्रथम क्या मिला था? प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले थे। कहाँ से मिले थे? देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले थे? तो कहाँ से मिले थे? बलूचिस्तान के कच्छ मैदान, बलूचिस्तान के कच्छ मैदान में स्थित मेहरगढ़ जो है वहाँ से सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले थे सिंधु घाटी सभ्यता के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे है चालकोलिथिक। देखिए चालकोलिथिक युग, चालकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। तो एक तो याद रखिएगा कि चालकोलिथिक, चालकोलिथिक को रिलेट करिएगा किससे? ताम्रपाषाण युग। किससे करिएगा? ताम्रपाषाण युग। तो देखिए नाम थोड़े कठिन हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ें तो वहाँ पर आपको नाम लिखना नहीं है, आपको केवल यहाँ पर ध्यान से देखना है और समझ लेना है। वहाँ पर जब आप पेपर में बैठोगे तो आपको तुरंत जो है सोचना नहीं है, लेकिन आपको वहाँ पर क्वेश्चन में दिख जाएगा तो आप तुरंत रिलेट कर पाओगे। तो इसलिए वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपको याद नहीं करना है, केवल आपको ध्यान रखना है कि किस से किस शब्द को रिलेट करना है। तो चालकोलिथिक युग जो है वो है ताम्रपाषाण युग। तो दोस्तों आपको याद रहेगा कि चालकोलिथिक युग और ताम्रपाषाण युग दोनों रिलेट हैं, तो कहीं पर भी आए तो उसका दूसरा नाम ताम्रपाषाण युग है। ठीक है, इस तरीके से याद कीजिएगा। नेक्स्ट है नर्मदा क्षेत्र की खोज किस वर्ष हुई थी? नर्मदा क्षेत्र की बात करें, नर्मदा क्षेत्र में क्या था? नर्मदा क्षेत्र में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला था और वो भी मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में। लेकिन जो नर्मदा क्षेत्र है उसकी खोज किस वर्ष हुई थी? 1982, याद रखिएगा 1982 में उसकी खोज हुई थी जो नर्मदा क्षेत्र है। और कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, याद रखिएगा मध्य प्रदेश के पश्चिम में। ठीक है, मध्य प्रदेश के पश्चिम में नर्मदा क्षेत्र है और वहाँ पर मानव साक्ष्य मिले थे और 1982 में इस क्षेत्र की खोज हुई थी जो नर्मदा क्षेत्र कहलाया। आगे है कि मानव कंकाल के साथ, देखिए इस पॉइंट में एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है कि मानव कंकाल जब मिले थे तो मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल जो है वो बुर्ज होम से प्राप्त हुआ था। और बुर्ज होम क्या है? वो जम्मू कश्मीर है। क्या है? जम्मू कश्मीर में है। तो मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ था। तो इसका मतलब क्या है कि उस टाइम पर कुत्ते भी थे। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रमाण जो है मिलते गए। मानव कंकाल को जोड़ना है, कुत्ते के कंकाल के साथ मिला और कहाँ पर मिला? बुर्ज होम में, यानी कि जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ। इसको आप याद रखिएगा, कहाँ से? जम्मू कश्मीर, यानी कि बुर्ज होम से प्राप्त हुआ। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर, इस तरीके से आप याद रखिएगा। और मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल मिला था, ठीक है, बुर्ज होम से। ठीक, इस तरीके से आप जो है याद रखेंगे तो आपके जो है रिलेट शब्द से शब्द होंगे आपको याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। नवदा टोली क्या है कि मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है जो कि खारगोन जिले में स्थित है। तो कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नवदा टोली जो है वो मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक जो है पुरास्थल है, लेकिन वह कहाँ पर स्थित है? तो बस याद रखिएगा कि खारगोन जिला जो है वहाँ पर नवदा टोली स्थित है। कहाँ पर? खारगोन जिला। तो नवदा टोली खारगोन जिला, नवदा टोली खारगोन जिला, इस बात से आपको इसको याद रखना होगा। ठीक है, तो नवदा टोली जो है मध्य प्रदेश का क्या है? एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल, एक पुरास्थल है जो ताम्रपाषाणिक पुरास्थल कहलाता है। और कहाँ पर स्थित है? खारगोन जिले में स्थित है। ठीक, ये इस पॉइंट से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। आगे नवदा टोली से ही एक और है कि नवदा टोली का जो उत्खनन है, यानी कि उसका जो आविष्कार है, वो खोज है, वो किसने? HD सांकलिया ने कराया था। यानी कि HD सांकलिया, याद रखिएगा नवदा टोली HD सांकलिया से रिलेटेड है। HD सांकलिया नवदा टोली से रिलेटेड है। उत्खनन का मतलब होता है, उत्खनन का मतलब यहाँ पर होता है कि उसकी जो खोज की थी तो उसने उत्खनन कराया था। ठीक है,
आगे है नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले कहाँ से? कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित जो संगनकल्लू नामक स्थान है वहां से राख के टीले मिले थे। ठीक है, तो नवपाषाण कालीन यानी कि जो नवपाषाण कालीन पुरास्थल है वहां से जो राख के टीले मिले थे वो कहां पर मिले थे? तो कर्नाटक में मैसूर के पास एक बेल्लारी जनपद है और बेल्लारी जनपद में स्थित है संगनकल्लू नामक स्थान। देखिए नाम भी क्या अटपटे से हैं। ठीक है, तो पढ़ने में तो मज़ा आएगा लेकिन जो जानकारी है अगर उसको हम इकट्ठा करके रखें तो और भी मज़ा आता है दोस्तों। ठीक है, नवपाषाण कालीन पुरास्थल से जो राख के टीले याद रखिएगा। राख के टीले कहाँ पर? कर्नाटक, सबसे पहले है कर्नाटक में क्या है? मैसूर है और मैसूर के पास क्या है? बेल्लारी जनपद है। बेल्लारी जनपद में जो स्थित है वो क्या है? संगनकल्लू नामक स्थान है। एक स्थान है जिसका नाम है संगनकल्लू और वहां से राख के टीले प्राप्त हुए। ठीक है, तो देखिएगा कर्नाटक में मैसूर है, मैसूर के पास से बेल्लारी जनपद और बेल्लारी जनपद में स्थित है संगनकल्लू, वहां से राख के टीले प्राप्त हुए नवपाषाण कालीन। ठीक, आगे है गेरुवर्णी गैरिक मृदांड पात्र। गेरुवर्णी गैरिक मृदांड पात्र, कभी कभी OCP से आ जाता लिखा हुआ कि OCP के साक्ष्य हस्तिनापुर एवं अंतरजी खेड़ा, ठीक है, यह है अतरंजी खेड़ा, उससे प्राप्त हुए थे। तो गेरुवर्णी गैरिक मृदांड पात्र, इस पूरे नाम को याद रखिएगा। गेरुवर्णी गैरिक मृदांड पात्र, उसके साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुए? तो कहाँ से प्राप्त हुए? तो या तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा हस्तिनापुर या आपको ऑप्शन में मिलेगा अतरंजी खेड़ा। हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए। अगर दोनों मिल जाते हैं कि हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेड़ा तो वो टिक कर दीजिएगा, लेकिन अगर हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा में से दोनों में से कोई एक किसी भी ऑप्शन में दिया हुआ है तो गेरुवर्णी गैरिक मृदांड पात्र को जो रिलेट करना है वो आपको करना है हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा। ठीक है, नाम बहुत ज़्यादा कठिन है। ठीक है, तो उस टाइम के जो नाम है बहुत ही अटपटे से थे, इसलिए जो है याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ध्यान रह सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? गेरुवर्णी गैरिक मृदांड पात्र को हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेड़ा से रिलेट करके याद रखना है। ठीक है, रटना नहीं है, बस याद रखना है। जैसे आप वहाँ पे पेपर दोगे तो आपको जो है ऑप्शन देख के बस याद आ जाना चाहिए, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, आगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। ठीक है, इस लाइन को याद रखिएगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति क्या है? तो वो क्या है कि मंत्रालय के अधीन एक विभाग है, या मंत्रालय के अधीन आपको ना दिया हो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति क्या है। ठीक है, तो क्या लिखोगे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति एक विभाग है। क्या है? एक विभाग है। कभी आपको ये होगा लिखा हुआ होगा ऑप्शन में कि एक विभाग है, एक जनपद है, एक शहर है, क्या है? तो क्या है? एक विभाग है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति एक विभाग है, इस लाइन को याद रखिएगा। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उत्खननकर्ता, यानी कि जो खोजकर्ता हैं उनके बारे में बात करते हैं। प्रमुख स्थल के कौन कौन खोज करता है और किस वर्ष में? देखिए, प्रमुख स्थल दिए हुए हैं, खोजकर्ताओं के नाम हैं और यहाँ पर वर्ष दिया हुआ है। किस वर्ष में किस स्थल की और किस व्यक्ति ने उसकी खोज की, उन सभी के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हड़प्पा स्थल जो है वो किसने खोज की थी, उनके खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। ये सभी की याद रहेगा और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला हड़प्पा सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। हड़प्पा स्थल की जो खोज है वो दयाराम साहनी ने की थी, या हम ये बोल सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? यह की थी दयाराम साहनी ने। और एक बात और याद रखिएगा, दयाराम साहनी का जो पूरा नाम है वो है राय बहादुर दयाराम साहनी। क्या नाम है दोस्तों पूरा? राय बहादुर दयाराम साहनी। इसको याद रखिएगा कि राय बहादुर दयाराम साहनी। और हड़प्पा की खोज के जो वर्ष है वो क्या है? 1921। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। और ये भी याद रखिएगा कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किसके नेतृत्व में की थी? तो किसके नेतृत्व में की थी? जॉन मार्शल। इस शब्द को आप कॉपी में लिख लीजिएगा दोस्तों कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किसके नेतृत्व में की थी। तो याद रखिएगा, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में मार्शल, यानी कि जॉन मार्शल पूरा नाम है, जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी।
ठीक है, चलिए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास मोहनजोदड़ो। देखिए नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज जो की थी वो किसने की थी? राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी दोस्तों। मोहनजोदड़ो, राखालदास बनर्जी। और ये 1922 में की थी। किसमें? 1922 में की थी। और याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी। ठीक है, ये हम आगे बात करेंगे कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे, कौन सा स्थल कौन सी नदी के किनारे, आगे बताएंगे। लेकिन एक बार हम यहाँ भी बताते चलते हैं साथ साथ। ठीक है, अब एक बात और है कि जो रावी नदी है उसकी स्थिति कहाँ पर है? मोंटगोमरी। और मोंटगोमरी बोलते हैं पाकिस्तान को। ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या मिले थे? मोहरों पर एक श्रृंगी पशु। ठीक है, यानी कि मोहरों पर एक श्रृंगार किया हुआ पशु और तांबे की जो इक्का गाड़ी है वो यहाँ पर साक्ष्य मिले थे। याद रखिएगा। बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो जो खोज करता है वो है राखालदास बनर्जी। और राखालदास बनर्जी इन्होंने खोज किस वर्ष की थी? 1922 में इसकी खोज इन्होंने की थी। और ये कहाँ पर है? देखिए किस नदी के पास है? ये सिंधु नदी के पास है। किसके? सिंधु नदी। आपने मूवी भी देखी होगी जो मोहनजोदड़ो मूवी है। ठीक है, तो वो सिंधु नदी के पास एक नगर है तो वो है मोहनजोदड़ो। और उसकी खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। तो वो सिंधु नदी के पास है। ठीक है, उस फिल्म को याद रखिएगा। सिंधु नदी के पास कौन सा शहर था? मोहनजोदड़ो था। और यह भी इसकी स्थिति जो है वो कहाँ पर है? लरकाना यानी कि पाकिस्तान। ठीक है, जो सिंधु नदी है वो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। और यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए थे? यहाँ से 3 मुख वाले देवता प्राप्त हुए थे। और 3 मुख वाले देवता को क्या मानते हैं? पशुपतिनाथ जिसे कहते हैं। ठीक है, पशुपतिनाथ। और यहाँ से नर्तकी की कांस्य मूर्ति। देखिए लिखते जाइएगा। नर्तकी यानी कि जो नाचने वाले होती हैं तो उनकी कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी। और विशाल अन्नागार और स्नानागार भी प्राप्त होते हैं। स्नानागार मतलब जो बड़े बड़े स्नानागार नहाने के जगह होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर वे भी प्राप्त हुए थे। ठीक, मोहनजोदड़ो ये हुआ कंप्लीट। अब आगे चलते हैं रोपड़। रोपड़ के नाम को हम यहाँ पर देखते हैं तो ये एक प्रमुख स्थल है। और रोपड़ जो है वो यज्ञदत्त शर्मा का खोजा हुआ स्थल है। किसका? यज्ञदत्त शर्मा। तो रोपड़ को रिलेट करेंगे यज्ञदत्त शर्मा से। और इन्होंने जो इसकी खोज की थी वो कब की थी? 1953 से 1955 के बीच। 1953 1955, कहीं कहीं आपको 1956 भी मिलेगा। तो दोस्तों 1953 से 1956 भी आपका सही है। अगर आपको कहीं पर ये ऑप्शन ना मिले कि 1953 से 1955 तो आप जो है 1953 से 1956 जरूर लगा दीजिएगा। लेकिन आपको अगर 1953 से 1955 मिल रहा है तो 1955 लगाइए। अगर 1956 तक मिल रहा है तो 1956 लगाइएगा। दोस्तों याद रखिएगा, दोनों में से एक ही मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा। अब रोपड़ जो स्थल है वो किस नदी के किनारे है? वो नदी के किनारे है सतलज। सतलज नदी को याद रखिएगा, वो सतलज नदी के किनारे है। और दूसरी बात जो इसकी स्थिति है, जो सतलज नदी है और जो रोपड़ स्थल है वो कहाँ पर है? वो है पंजाब में। और पंजाब में नाम अभी तक यही है रोपड़। रोपड़ नाम है लेकिन वो पंजाब में है। और वहाँ से क्या मिले थे? अभी हमने बताया था कि मानव के साथ साथ कुत्ते के कंकाल, मानव के कंकाल के साथ साथ कुत्ते के कंकाल भी मिले थे। तो वहाँ से मिले थे, पंजाब से, रोपड़ से। और मानव के साथ साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य इसी में मिला था। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य यहाँ पर मिला हुआ था। उनकी ये मान्यता थी कि इंसान जब मर जाता है तो उसके साथ जो भी उसकी प्रिय चीज़ है वो रखी जाती है। तो अगर किसी ने कोई भी जानवर पाल रखा है तो उसको उसके साथ दफनाया जाता था। ठीक है, कोई किसी को अगर कोई प्यारी चीज़ है, कोई मतलब खाने में कुछ उसे पसंद है तो उसके खाने की चीज़ें उसके साथ दफनाई जाती थी। इस तरीके से वहाँ का रीति रिवाज था। आगे नेक्स्ट आता है कालीबंगा। क्या नाम है? कालीबंगा। कालीबंगा जो स्थल है वो किसने खोजा था? वो खोजा था बी लाल। कालीगंजा यानी कि बी लाल ने। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये था 1961 से 1969, 1961 से 1969। ठीक है, और ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ राजस्थान। और ये घग्गर एक नदी है उसके पास ये बसा हुआ है। और यहाँ पर जुते हुए खेत के जो नक्शे हैं, ठीक है, जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं वो मिले थे। और नक्काशीदार जो ईंटें हैं, यानी कि ईंटों पर खुदाई है, नक्काशी की गई है, वो यहाँ से प्राप्त हुए थे। कहाँ से? कालीबंगा से। ठीक है, एक आता है रंगपुर। रंगपुर को आप याद रखिएगा। रंगपुर के जो खोज करता हैं वो हैं MS वत्स। कौन है?
MS वत्स हैं दोस्तों, याद रखिएगा MS वत्स। और यहाँ पे MS वत्स बोल सकते हैं या फिर SR राव, ठीक है, SR राव कहीं कहीं पर लिखा हुआ आता है, और MS वत्स, ये दो नाम रंगपुर पे चलते हैं। और इनकी जो खोज का वर्ष है वो है 1934 से 1935, ठीक है। तो रंगपुर पर दो नाम आते हैं, एक तो है MS वत्स और दूसरा है SR राव। ये दो नाम आप याद रखिएगा, इन दोनों नामों में से एक भी नाम आपको मिले तो आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। और ये किस नदी के पास है? ये मादर नदी के पास है, मादर नदी के पास है। और मादर नदी काठियावाड़, और काठियावाड़ कहाँ पर है? गुजरात, ठीक है। कहाँ पर? काठियावाड़, मादर नदी काठियावाड़ गुजरात में। और यहाँ पर धान की भूसी, वहाँ पर ये जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो दोस्तों जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर बता रहे हैं, एक कॉपी पेन उठाइएगा और वहाँ पर बस अपने शॉर्ट नोट्स में लिखते जाइएगा, जिससे कि आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत भी ना पड़े और आप जो है उसको एक बार में ही तुरंत याद करके चले जाओ, ठीक है। अब बात करते हैं चनहुदड़ो। देखिए चनहुदड़ो जो है एक प्रमुख स्थल है और इसकी जो खोज की थी वो की थी NG मजूमदार। NG मजूमदार नाम याद रखिएगा, चनहुदड़ो NG मजूमदार। और MG जो NG N है, ये N NG मजूमदार। और इन्होंने किस वर्ष की थी? 1931 में इसकी खोज की थी। और दोस्तों यह भी सिंधु नदी के पास है। किसके पास है? सिंधु नदी के पास है। और सिंधु नदी हमने कहाँ बताई थी? पाकिस्तान। और वहाँ से जो मिले थे, यानी कि चनहुदड़ो से मिले हुए जो साक्ष्य हैं वो हैं मनके बनाने के कारखाने। मनके बनाने के कारखाने वहाँ से मिले थे सिंधु घाटी सभ्यता में। चनहुदड़ो NG मजूमदार ने खोजा था 1931 में और सिंधु नदी के पास बसा हुआ है पाकिस्तान के, और यहाँ से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, सूरकोटदा। सूरकोटदा जो प्रमुख स्थल है उसकी अगर हम बात करें तो सूरकोटदा JP जोशी ने खोजा था। और JP जोशी ने किस वर्ष खोजा था? 1964 में। JP जोशी ने 1964 में इसको खोजा था, तो इसको आप याद रखिएगा, JP जोशी, सूरकोटदा। आगे बनावली, क्या नाम है? बनावली है। और बनावली जो खोजा था वो खोजा था RS बिष्ट ने, RS बिष्ट ने। और RS बिष्ट जो है उनका पूरा नाम है रविंद्र सिंह बिष्ट। क्या नाम है? रविंद्र सिंह बिष्ट है दोस्तों, रविंद्र सिंह बिष्ट नाम याद रखेगा। बनावली, रविंद्र सिंह बिष्ट, RS बिष्ट, ठीक है। R से रविंद्र और S से सिंह, बिष्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया RS बिष्ट। और ये 1974 से 1977 आपको दिया हुआ होगा, तो या तो कहीं कहीं बुक में आपको 1974 भी पढ़ने को मिला होगा, 1976, 1977, 1975, ये सभी जो हैं RS बिष्ट के खोज वर्ष हैं, जिस वर्ष इन्होंने बनावली को खोजा था, ठीक है। माना जाता है 1974 से 1977 के बीच इन्होंने बनावली को खोजा था अरविंद सिंह बिष्ट ने, ठीक है। अब बात करते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर की अगर हम बात करें तो आलमगीरपुर के बारे में यहाँ पर यज्ञदत्त शर्मा को बताया जाता है कि यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। और कब की थी? 1958 में, ठीक है। तो क्या नाम है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर की खोज किसने की थी? इसको बस याद आपको रखना है कि आलमगीर की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी और 1958 में इसकी खोज हुई थी दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ नाम थे। आगे है कि कोट दीजी। कोट दीजी जो स्थल है उसकी खोज किसने की थी? तो कोट दीजी जो स्थल है उसकी खोज की थी फजल अहमद खां ने। किसने की थी? फजल अहमद खां। और यहाँ पर सन दिया हुआ है 1957 से 58 के बीच में इसकी खोज की थी। दूसरा नाम है सुतगा गेंडोर। सुतगा गेंडोर, तो देखिएगा सुतगा गेंडोर की खोज ओरेल स्टाइन ने की थी। और कब की थी? 1927 में, ठीक है। तो ओरेल स्टाइन ने 1927 में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट की बात करें तो मांडा प्रमुख स्थल, इसकी खोज JP जोशी ने की थी। मांडा प्रमुख स्थल है, उसकी खोज की थी JP जोशी ने। और 1982 में इसकी खोज की थी मांडा, ठीक है। मांडा JP जोशी 1982 रिलेट करिएगा। बालाकोट प्रमुख स्थल है तो जॉर्ज एफ डेल्स ने इसकी खोज की। और कब की थी? 1973 से 1976 में इसकी खोज की। नेक्स्ट नाम आता है धोलावीरा की खोज JP जोशी। देखिए JP जोशी, धोलावीरा, मांडा, JP जोशी, ये दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। तो किस किस को याद रखना है? मांडा
जेपी जोशी, मांडा जेपी जोशी, धोलावीरा जेपी जोशी, इनको याद रखिएगा, ठीक है, और धोलावीरा जेपी जोशी। लेकिन जो जेपी जोशी हैं उन्होंने मांडा और धोलावीरा की तो खोज की थी, लेकिन मांडा की खोज की थी 1982 में और जेपी जोशी की खोज की थी 1967 और 68 में। किसने? 1967 और 68 में। तो ये यहाँ पर होना चाहिए था और ये धोलावीरा यहाँ पर होना चाहिए था। आप क्योंकि क्रम से हम बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक। तो यहाँ से मांडा जेपी जोशी 1982, धोलावीरा जेपी जोशी 1967 से 1968 में। अब बात करते हैं मीताथल। मीताथल एक प्रमुख स्थल है जिनकी खोज की थी सूरजभान ने। देखिए, मीताथल और राखीगढ़ी, मीताथल और राखीगढ़ी दोनों ही सूरजभान के खोजे हुए प्रमुख स्थल हैं। किसके? सूरजभान के खोजे हुए प्रमुख स्थल हैं और दोनों ही एक साथ खोजे गए हैं, यानी कि एक 1968 में, एक 1969 में। दोनों ही एक साथ, एक साल एक और एक साल एक, ठीक है, एक साल एक दूसरे साल एक खोजा गया, यानी कि मीताथल सूरजभान 1968 और राखीगढ़ी सूरजभान 1969। तो याद रखिएगा सूरजभान 1968 और 69, लेकिन पहले क्या है? पहले है मीताथल और दूसरा है राखीगढ़ी, ठीक है। तो पहले मीताथल है 1968 में आ जाएगा और दूसरा राखीगढ़ी है तो 1969 में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर बात करते हैं कि भारत में जो सर्वप्रथम 1881 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में किसको पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो एक नाम यहाँ पर इसको आपको याद रखना होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम है? अलेक्जेंडर कनिंघम। देखिए वहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए अलेक्जेंडर और अलेक्जेंडर के आगे कुछ भी सरनेम जोड़ सकते हैं, तो अलेक्जेंडर के साथ कनिंघम और याद रखिएगा। अलेक्जेंडर को याद मत रखिए कि अलेक्जेंडर जो है नाम आएगा और 2-3 नाम अलेक्जेंडर के नाम से आएगा, अलेक्जेंडर जॉर्जफ या अलेक्जेंडर डेल्फ, इस तरीके से कोई नाम दे दिया तो आप अलेक्जेंडर दोनों में कन्फ्यूज हो जाओगे। तो आप याद रखिएगा कनिंघम से, अलेक्जेंडर तो याद रहेगा, आप याद रखिएगा कनिंघम से। कभी कभी ये भी आ जाता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में कब नियुक्त किया गया, तो वो क्या कहेगा? 1861 ईस्वी को क्वेश्चन में से गायब कर देगा और आपके किसी भी ऑप्शन में डाल देगा, ठीक है। तो यहाँ से दोनों क्वेश्चन को उलटफेर करके याद कर लेना है। भारत के सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में कब नियुक्त किया गया? 1861 में। दूसरा क्वेश्चन बनता है भारत के सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था, कब नियुक्त किया गया था? 1861 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। तो इनको जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट में। लॉर्ड कर्जन के समय वर्ष 1901 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। अब देखिए लॉर्ड कर्जन के समय 1901 में इसे किसे? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में जो नियुक्त किया गया था 1861 ईस्वी में, उसको केंद्रीकृत करके जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बना दिया गया था। कब बना दिया गया था? 1901 में, याद रखिएगा 1901 में। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में, ठीक है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बना दिया गया। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का बाद का नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। अब ये भी आपसे पूछा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन सा आता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का पुराना नाम क्या है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का जो पुराना नाम है वो है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। क्या है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। बस इंदिरा गांधी ने अपना नाम इसके आगे ऐड कर दिया, ठीक है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बन गया। बाकी इसका नाम पहला क्या था? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। तो कभी भी ये क्वेश्चन आए तो आपको जो इंदिरा गांधी नाम को हटा देना है, क्योंकि इंदिरा गांधी तो बाद में ही है, तो इंदिरा गांधी को हटाया, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बन गया, ठीक है। और ये कहाँ पर है? ये भोपाल मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ पर है? भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आता है कि सैंघव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। अब देखिए सैंघव सभ्यता जो है वो किस काल की सभ्यता है? सैंघव नाम याद रखिए, सैंघव। तो ये जो है ये आद पढ़ा जाता है, इसे आद ऐतिहासिक काल की सभ्यता इसको माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पुरातात्विक साक्ष्यों में
पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृगमांड की सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले यानी कि पूर्व का सिद्ध करते हैं। अब देखिए, पुरातात्विक साक्ष्य जो मिले हैं वो अलग अलग कालों के, उसमें क्या पाया गया कि मृगमांड की सिंधु घाटी सभ्यता को, जो मृगमांड की सिंधु घाटी सभ्यता है उसको आर्यों से पहले सिद्ध करते हैं, यानी कि आर्यों से पहले की यह सभ्यता है ऐसा वहाँ वो सिद्ध करते हैं। अब देखिए, काले रंग की जो आकृतियां हैं उनसे चित्रित लाल मृदांड, लाल जो मृदभांड हैं जहां पर हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर जो मृदभांड हैं जो बाद के हैं उन्हें आर्यों से संबंधित माने गए हैं। मतलब काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड, काले रंग की आकृति है लेकिन उन पर जो चित्रित हैं वो लाल मृदभांड हैं जहां पर हड़प्पा सभ्यता की विशेषता बताई जाती है। और वहीं पर धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड, जो धूसर और चित्रित धूसर हैं यानी कि जो बाद के हैं, उनको आर्य से संबंधित किया जाता है। ठीक है, तो क्या है, चित्रित लाल मृदभांड जो है वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है और धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो हैं वो आर्यों से संबंधित हैं। इन दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर कौन कौन से। देखिए, हमने बता दिया था, एक बार आप फिर से सुन लीजिएगा कि कौन कौन किसके किनारे बसा हुआ है। ठीक है, देखिए हड़प्पा हमने बताया था, हड़प्पा जो नगर है वो रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो वो सिंधु नदी के किनारे है। डायरेक्ट आप याद रखिएगा, बस और कुछ नहीं है, बाकी डिटेल जो है हमने बता दी थी कि सिंधु नदी कहाँ पर है, पाकिस्तान में आपको बताई थी। और रावी नदी हमने बताई थी, ये भी मोंटगोमरी पाकिस्तानी, दोनों पाकिस्तान में है। ठीक है, रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे है। और सतलज नदी कहाँ पर है, रोपड़ पंजाब में। कहाँ पर है, रोपड़ पंजाब में सतलज नदी बहती है। कालीबंगा घग्गर नदी के पास है। कहाँ पर है, कालीबंगा घग्गर नदी के पास है। और ये हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है, हनुमानगढ़ राजस्थान। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले थे वो जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, ये याद हमारे तो याद हो चुके हैं, आपको भी याद हो जाएंगे अगर आप जो है 1 से 2 बार वीडियो को देख लो और आप जो है अपना एक नोट्स बना लो। ठीक है, अब देखिए लोथल जो है वो भोगवा नदी के पास है। कौन सा है शहर, नगर जो है वो लोथल है और किसके पास है, लोथल भोगवा नदी के पास है। ठीक है, अब देखिए सागर हो सकता है या नदी, ये है भोगवा। ठीक है, आगे है सुतकानडोर जो है वो दास्त नदी, सुतकानडोर कहाँ पर है, दास्त नदी के पास है। ठीक है, आगे है सोतका कोह सादीकोर नदी के पास है। ये नदी हैं और ये नगर हैं। सोतका कोह नगर सादीकोर नदी के पास है। आलमगीरपुर की आप बात करें तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के पास है। कहाँ पर है, हिंडन नदी के पास है दोस्तों, याद रखिएगा। अब देखिए रंगपुर की बात करें तो वो जो है, देखिए ये भादर नहीं है दोस्तों, ये है मादर नदी। क्या है, मादर नदी है। और मादर नदी जो है वो है काठियावाड़ गुजरात में। कहाँ पर है, काठियावाड़ गुजरात में, जहाँ से धान की भूसी प्राप्त हुई थी। कहाँ से, काठियावाड़ और गुजरात, क्या हुई थी, धान की भूसी। तो रंगपुर, मादर, काठियावाड़, गुजरात, धान की भूसी, इस तरीके से याद रखिएगा। अब देखिए कोट दीजी भी कहाँ पर है, सिंधु नदी के पास है। और खैरपुर, और ये भी पाकिस्तान में। अब देखिए सिंधु नदी यानी कि सिंधु नदी पाकिस्तान से गुजर करके आती है, तो खैरपुर सिंधु नदी के पास में है। और यहाँ पर देखिए कि पत्थर के जो बाणाग्र हैं, ठीक है, पत्थर के जो बाणाग्र हैं यानी कि बाण के आगे के जो हिस्से थे वो पत्थर के मिले थे, वो कोट दीजी नगर में मिले थे। और सिंधु घाटी यानी कि पाकिस्तान के खैरपुर में ये स्थित है। कुणाल जो नगर है वो सरस्वती नदी के पास मिला है, यानी कि कुणाल जो है वो सरस्वती नदी के पास बसा हुआ है। और एक आता है चनहुदड़ो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चनहुदड़ो और मोहनजोदारो, इस तरीके से मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो ये दोनों। देखिए अब बात करते हैं चनहुदड़ो की, तो सिंधु नदी। अब देखिए मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, यह है लरकाना पाकिस्तान में। लेकिन चनहुदड़ो जो है वो सिंधु नदी के पास है, लेकिन वो सिंधु नदी के सिंध में, सिंध यानी कि जहाँ पर सिंध स्थान है वो पाकिस्तान में है वो भी, तो वहाँ पर कहाँ, चनहुदड़ो नामक नगर है। और मोहनजोदड़ो जो है लरकाना नामक स्थान पर है, जो सिंधु नदी के पास, दोनों ही सिंधु नदी के पास है। ठीक है, बनावली जो है वो सरस्वती नदी के पास है, बनावली जो है वो सरस्वती नदी के पास है। और हिसार जो स्थान है वहाँ पर हरियाणा में है। ठीक है, बनावली सरस्वती हिसार स्थान पर हरियाणा में,
मांडा की बात करें तो मांडा जो है वो चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ पर? चिनाब नदी। अब देखिए भगवानपुरा जो है वो बसा हुआ है नगर सरस्वती नदी के पास। ठीक है, तो भगवानपुरा सरस्वती, इस तरीके से याद रखिएगा। देमाबाद देमाबाद जो है वो पिरवरा नदी के पास है, देमाबाद पिरवरा। आमरी सिंधु नदी के पास है। और राखी गढ़ी को हमने बताया था, राखी गढ़ी है घग्घर नदी के पास, राखी गढ़ी घग्घर नदी को आप याद रखें, घग्घर नदी जो है राखी गढ़ी नगर जो बसा हुआ है उसके पास है। ठीक है, आमरी सिंधु नदी के पास जो पाकिस्तान। ठीक है, तो अब आप बात रखिएगा याद में कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय, यानी कि नगर नियोजन की निकासी व्यवस्था, जल निकासी व्यवस्था इसमें सब थी, यानी कि नगर बसे हुए थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। जबकि जो वैदिक सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता वो नगरीय सभ्यता थी, उसमें नगर बसते थे। और जो वैदिक सभ्यता थी उसमें ग्रामीण, यानी कि जो ग्रामीण है, गांव हैं, गांव बसते थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में नगर। अब याद रखेगा बस इन्हें, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता कैसी थी? वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का क्या है? प्रमुख स्रोत है। अब देखिए, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? मतलब हड़प्पा संस्कृति की जो जानकारी मिली थी वो कैसे मिली थी? तो वो मिली थी पुरातात्विक खुदाई से। कहाँ से? पुरातात्विक खुदाई से। खुदाई करने पर इसके जो साक्ष्य मिले। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा और स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी, क्योंकि इसके जो साक्ष्य हैं वो खुदाई में मिले हैं। तो हड़प्पा वासी यानी कि सिंधु सभ्यता वासियों को एक तो तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी, इनकी फुल जानकारी थी, वहाँ पर ऐसे साक्ष्य मिले, तो यहाँ पर ये कहा गया है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था, यानी कि उसको जो है पैर से चलाया जाता था, जो चाक रहता था उसको पैर से चलाया जाता था। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के यह साक्ष्य मिले थे। अब नेक्स्ट है, परिपक्व हड़प्पा के दौर में, यानी कि परिपक्व का मतलब है कि बीच में, हड़प्पा सभ्यता के दौर के बीच में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाता था। यानी कि पहले तो पैर से चलित चाक का प्रयोग किया गया शुरुआत में, उसके बाद थोड़ा और डेवलप हुए तो हाथ से चलाने वाले चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, अब देखिए, मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। ठीक है, यानी कि आर्य काल से पूर्व से ही मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, तो मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? आर्य काल से पूर्व। हड़प्पा संस्कृति की जो मुद्राएं हैं एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण जो है, भेड़ है आदि का अंकन मिलता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है कि हड़प्पा संस्कृति की जो मुद्राएं हैं उसमें किसका चित्र नहीं मिलता? तो किसका नहीं मिलता? गाय का चित्रण नहीं मिलता है, यानी कि गाय का चित्रण उनकी मुद्राओं पर नहीं है, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि का जो चित्र है उस पर अंकित है। अब बात करते हैं आगे। तो हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की जो खाड़ी है उसके निकट स्थित लोयल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से एक स्थल है खंभात की खाड़ी। क्या है? खंभात की खाड़ी। और वहाँ से उसके निकट से स्थित लोयल से, ठीक है, उसके निकट स्थित एक स्थान है लोयल, वहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले थे। किसके भी साक्ष्य मिले थे? गोदीवाड़ा, इसका याद रखिएगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, देखिए राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है उसमें घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा, हमने बताया था कि घग्गर नदी के पास जो कालीबंगा है वहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। और जुते हुए खेत के साथ साथ क्या मिले थे? नक्काशीदार ईंटें, ये भी लिख लीजिएगा, नक्काशीदार ईंटें और जुते हुए खेत के साक्ष्य वहाँ पर मिले थे। नेक्स्ट है, गुजरात के धोलावीरा में जो हड़मा लिपि के बड़े आकार, देखिए एक लिपि है हड़मा लिपि, ये कहाँ पर? गुजरात के जो धोलावीरा है वहाँ से हड़मा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला। यानी कि एक शिलालेख मिला, एक पत्थर का बड़ा आकार मिला, उस पर 10 चिन्ह जो है खुदे हुए थे, जो बड़े बड़े लिखे हुए थे। तो उसको जो है कौन सी लिपि में थे? वो हड़मा लिपि में थे। और हड़मा लिपि के बड़े 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ पर मिला? धोलावीरा में मिला। और धोलावीरा कहाँ पर है? धोलावीरा गुजरात में है, इसको आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट में आपको याद रखना है कि हरियाणा के जो फतेहाबाद ज़िले में स्थित बनावली है उससे पक्की मिट्टी की बनी हुई जो हल्की प्राकृति हल आप जानते हैं कि इस तरीके से होता है, ठीक है। हल इस तरीके से होता है, यहाँ पर ये हल को आप जानते हैं। तो ये जो हल है ये कहाँ से मिला था? ये हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित बनावली जो है उससे पक्की मिट्टी की बनी हुई एक हल, वहाँ से प्रतिकृति मिली थी। हल की प्रतिकृति मतलब मूर्ति मिली थी। बनावली किस कहाँ पर है? हरियाणा में, बताया था बनावली हरियाणा में। और हरियाणा के किस स्थान पर? हिसार स्थान पर स्थित है। और किस नदी के पास है? सरस्वती नदी के पास है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हरियाणा में बनावली सरस्वती नदी के पास हिसार नामक स्थान पर है। वहाँ से मिट्टी का खिलौना मिला था। और मिट्टी का खिलौना मिला था, क्या मिला था? मिट्टी का खिलौना में हल मिला था। मिट्टी का पका हुआ जो खिलौना है वो क्या था? हल था। जैसे अब मिट्टी को पका लेते हैं, कुम्हार मिट्टी को पका लेते हैं तो वो जो है एक जो है हार्ड मिट्टी में बदल जाता है। तो ऐसा हल मिला था वहाँ पर, ऐसी आकृति मिली थी। अब देखिए, सैंघव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। सैंघव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे, याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो। सैंघव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब देखिए, सैंघव सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो सैंघव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी दोस्तों, याद रखिए, कांस्य युगीन सभ्यता। तथा यहाँ के जो लोग हैं लोहे से परिचित नहीं थे। वे लोहे से परिचित नहीं थे, वे लोहे के बारे में जानते ही नहीं थे। किस किस के बारे में जानते थे? कांस्य के बारे में जानते थे, तांबे के बारे में जानते थे, सोना चांदी के बारे में जानते थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। राखीगढ़ी हरियाणा के जो हिसार जिले में घग्गर नदी है उस पर स्थित है। ये हमने बता दिया था कि राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी है, तो वहाँ पर राखीगढ़ी स्थित है। हरियाणा फतेहाबाद ये भी इसी से रिलेटेड है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट में हम इसकी बात करते हैं। राखीगढ़ी जो स्थल है उसकी खोज 1959 में सूरजभान ने की थी, ये हमने बता दिया था। और मोहनजोदड़ो तथा चनहुदड़ो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटदरा गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? दोनों ही सिंध प्रांत में और सुरकोटदरा गुजरात में। मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो दोनों किसमें? सिंध प्रांत में है। सिंध नदी कहाँ पर है? पाकिस्तान के पास है, ठीक है। पाकिस्तान में सिंध नदी बहती है, तो वहाँ पर मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो दोनों हैं। और सुरकोटदरा की बात करें तो गुजरात में स्थित है, ठीक है। सुरकोटदरा कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है, इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट में हम बात करते हैं कि रंगपुर कहाँ पर है? गुजरात के कठियावाड़ प्रायद्वीप में मादर नदी के पास स्थित है। रंगपुर गुजरात में है, कठियावाड़ यानी कि गुजरात में, और मादर नदी के पास में स्थित है रंगपुर, ठीक है। और रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि रंगपुर कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में है कठियावाड़ में किस नदी के पास है? मादर नदी के पास है। और किस क्षेत्र में है? तो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में रंगपुर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है रंगपुर से ही कि रंगपुर में जो धान की भूसी के ढेर मिले थे, ठीक है। रंगपुर में क्या साक्ष्य मिले थे? वहाँ पर धान की भूसी। कहाँ पर? कठियावाड़ गुजरात। क्या? धान की भूसी के ढेर मिले थे। और रंगपुर की जो खुदाई है वो कब हुई थी? वो हुई थी 1953 से 1954 में। और किसने कराई थी? वह कराई थी, आप याद रखिएगा, वह कराई थी SR राव ने। किसने कराई थी दोस्तों? SR राव ने, ठीक है। ये नाम है ऐसे हो गया SR, ये है ए रंगनाथ, ये हो गया ए, और आर से हो गया रंगनाथ राव। ए रंगनाथ राव यानी कि AR राव ने इसकी खोज कराई थी, इसकी खुदाई कराई थी, ठीक है। अब बात करते हैं कि रंगपुर में प्राक हड़प्पा, एक आता है प्राक हड़प्पा के नाम से। प्राक हड़प्पा और हड़प्पा उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। और रंगपुर से कच्ची ईंट के दुर्ग, नालियाँ, मृदभांड मिले। मतलब रंगपुर से जो प्राक हड़प्पा है और हड़प्पा और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता, ये तीन चीज़ बताई गई है। प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता, इसके जो साक्ष्य मिले थे वो रंगपुर के कच्ची ईंट के दुर्ग, नालियाँ और मृदभांड मिले थे, ठीक है। दधेरी तक परवर्ती जो पुरास्थल है, दधेरी जो है एक क्या है? परवर्ती पुरास्थल है, परवर्ती पुरास्थल, याद रखिएगा। दधेरी क्या है? एक परवर्ती पुरास्थल है जो कहाँ पर है? पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में, पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में, और गोविंदगढ़ के पास है। कहाँ पर है? गोविंदगढ़, याद रखिएगा, गोविंदगढ़ के पास है। नेक्स्ट में है सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो उत्तर में झेलम नदी,
ठीक है। कहाँ कहाँ से है? झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना के सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार माना जाता है वो उत्तर की झेलम नदी, कहाँ से? उत्तर की झेलम नदी से, झेलम नदी का जो पूर्वी तट है और दक्षिण में जो यमुना नदी है उसका सहायक नदी हिंडन के तट तक सिंधु नदी का विस्तार अभी तक माना जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो पशुपति शिव की पूजा करते थे। किसकी? पशुपति शिव की पूजा करते थे। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव की पूजा करते थे। और इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जो कि जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है, यानी कि एक योगी की आकृति उस पर बनी हुई है, तो उस पर मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त मुहर है उस पर योगी की आकृति बनी हुई है, तो इसको इसका प्रमाण माना गया कि सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे यहाँ पर, तो देखिएगा कि उस योगी के दाईं ओर, जो योगी की मूर्ति, योगी के जो प्रमाण मिले थे, उस योगी के दाईं ओर बाघ, हाथी और बाईं ओर गेंडा और भैंसा, ये चार जो जानवर हैं, बाघ और हाथी ये दाईं ओर थे और बाईं ओर गेंडा और भैंसा के चित्र बने हुए थे। ठीक है, अब देखिए योगी के सिर पर जो है एक त्रिशूल जैसा आभूषण है। ठीक है, एक त्रिशूल जैसा आभूषण है और इसके 3 मुख हैं, तो इसलिए इसको क्या कौन माना गया? इसलिए इसको शिव का रूप दिया गया, यानी कि शिव जी को माना गया। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। रुद्र शिव, ठीक है, रुद्र शिव से संबंधित किया है जो मार्शल महोदय हैं। मार्शल महोदय कौन थे? जॉन मार्शल, जिनके नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक हैं वो कौन हैं? कौन थे? सर जॉन मार्शल के निर्देशक। ठीक है, सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब यानी कि पाकिस्तान के तत्कालीन मांटगोमरी समृद्धि शाहीवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई की। यानी कि उन्होंने खोज कब की थी? देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक हैं वो कौन हैं? सर जॉन मार्शल। और उन्हीं के निर्देश पर, उन्हीं के नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी, जो राय बहादुर दयाराम साहनी हैं, उन्होंने पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन मांटगोमरी समृद्धि साहिल जिले में जो रावी नदी है उसके बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का जो टीला है उसकी खुदाई करनी स्टार्ट की। ठीक है, तो यहां पर आगे है कि कालीबंगा के, देखिए हाँ, नेक्स्ट में हम यहाँ पर बात करते हैं कि वर्ष 2022 में जो वर्ष 2022 में राखालदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। ठीक है, तो हमने शुरू से पहले शॉर्ट में देखा, अब यहाँ पर डिटेल में देखते जा रहे हैं कि 1922 में राखालदास बनर्जी, नाम क्या है? राखालदास बनर्जी है, उन्होंने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में जो सिंधु नदी है उसके दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। अब सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग उसी सभ्यता में किया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया था, ये उन्होंने पता लगाया जब उन्होंने मोहनजोदड़ो के टीलों को खोदा। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया था। याद रखिए, वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था? तो आप भारत यानी कि अपने देश इंडिया को लगाएंगे। सिंधु घाटी में, जो सिंधु घाटी है उसमें कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला है। कपास का जो उत्पादन है सिंधु घाटी जो सभ्यता है वहाँ पर, उसका प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो यानी कि वर्तमान में जो पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है, वे उत्खनन के कपास से सूत की प्राप्ति की गई थी। वहाँ के जो उत्खनन है, वहाँ जो खुदाई की गई उसके कपास मिला था, उससे सूत की प्राप्ति की गई थी। मोहनजोदड़ो ने से कुबड़ वाले जो बैल है, यानी कि जो जिनके कुबड़ बड़े बड़े होते हैं, कुबड़ वाले बैल, कुकुदमान वृषभ जिसे बोलते हैं, उसकी आकृति वाली भी एक मुहर प्राप्त हुई थी। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में सिंधु नदी के पास है। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैल के हैं। ठीक है, यानी कि सर्वाधिक जो है अंकन है, सर्वाधिक जो मोहर है वो एक सींग वाले बैल की है। एक सींग वाला बैल, एक श्रृंगी बैल। ठीक है, उसके बाद कुबड़ वाले बैल, उसके बाद कौन है? कुबड़ वाले बैल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है। कालीबंगा के मृण पट्टिका पर क्या है? एक और दोहरे सींग वाला देवता का अंकन वहाँ पर मिला है। दूसरी ओर क्या है? बकरी को दिखाया गया है और जिसे एक पुरुष ला रहा है। ठीक है, यानी कि कालीबंगा में जो मृण पट्टिका है उस पर एक और तो दोहरे सींग वाला देवता अंकन किया गया है और दूसरी ओर क्या है? बकरी को दिखाया गया है जिसे एक पुरुष ले जा रहा है, यानी कि उसको पकड़े हुए है।
सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, यानी कि वो मातृ देवी को ही मानते थे। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ था। मिस्र की सभ्यता का विकास कहाँ पर हुआ था? नील नदी की द्रोणी में, याद रखिएगा, नील नदी की द्रोणी में हुआ था। इन शब्दों को आप याद रखिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। मिस्र को नील नदी का क्या कहा जाता है? उपहार कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता है। अगर यह नदी ना हो तो यह भाग जो है रेगिस्तान हो जाता है। इसलिए मिस्र की जो नील नदी है उसको क्या कहा जाता है? मिस्र का उपहार कहा जाता है नील नदी को। अब देखिए, नील नदी का जो उपहार है वो मिस्र को कहा गया। अब सुमेरिया सभ्यता के लोग, यानी कि जो सुमेरिया सभ्यता है उसके लोग जो है प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारक थे। तो अब याद रखिएगा यहाँ पर प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता कौन है? तो याद रखिएगा सुमेरिया सभ्यता के लोगों को हम मानते हैं प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता, ठीक है। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। तो प्राचीनतम लिपि कौन है? सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि, याद रखिएगा क्यूनिफॉर्म लिपि। क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है और ये कहाँ की है? सुमेरिया की लिपि है, क्यूनिफॉर्म लिपि, ठीक है। अब देखिए, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी और यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। अब ये भी याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी? भाव चित्रात्मक, यानी कि जो चित्र थे उनसे ही भाव झलकते थे, ठीक है। और यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, यानी कि दाएं से बाएं लिखी जाने वाली लिपि थी और यह लिपि भाव चित्रात्मक थी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं तो प्रमुख धातु की बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि धातु की प्राप्ति और उनके प्राप्त स्थल कौन कौन से हैं और कहाँ पर हैं, तो कच्चा माल यानी कि जो धातु प्राप्त हुई और वहाँ पर किस स्थल पर प्राप्त हुई उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, तांबा को आपको याद रखना है कि तांबा जो प्राप्त हुआ था वो खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ। कहाँ से? खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से, ठीक है। लाजवरद, देखिए लाजवरद बदख्शां, ठीक है, याद रखिएगा कि बदख्शां अफगानिस्तान से लाजवरद जो धातु है उसकी प्राप्ति हुई थी। फिरोजा टीन, देखिए फिरोजा टीन क्या है? जो है एक धातु है और वो कहाँ से प्राप्त हुई थी? वो प्राप्त हुई थी ईरान से। कहाँ से प्राप्त हुई थी? ईरान से प्राप्त हुई थी दोस्तों। इनको आप याद रखिएगा कि ईरान से प्राप्त हुई थी फिरोजा और टीन। इसके बाद है चांदी। चांदी कहाँ से प्राप्त हुई थी? राजस्थान की जो, आप याद रखिएगा, राजस्थान की जो जावर एवं अजमेर खानों से, राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से अफगानिस्तान एवं ईरान, ठीक है, यहाँ से चांदी की प्राप्ति हुई। शीशे की प्राप्ति कहाँ से हुई, किस स्थान से हुई थी? ये अफगानिस्तान से सीसा धातु प्राप्त हुआ था। शिलाजीत, ये हिमालय से शिलाजीत प्राप्त हुई थी हिमालय से। और गोमेद जो है वो गुजरात से प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ये धातु के और उसके प्राप्त स्थलों के नाम थे, इनको जरूर याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट है वैदिक संस्कृति। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो कंप्लीट हमने कर ली है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक संस्कृति की, और वैदिक संस्कृति को एक ही वीडियो में समाप्त करके फिर से आगे बढ़ेंगे। रोज डेली पेज आपको 8 बजे सुबह में, रोज आपको 8 बजे सुबह में ये वीडियो प्राप्त हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। लाइक और शेयर करना दोस्तों ना भूलें। पेट एग्जाम का 100% सक्सेस पैटर्न और 100% सक्सेस क्वेश्चन 1 लाइनर आपके यहाँ पर मिलने वाले हैं। और बाद में हम करेंगे जो पेपर पैटर्न के साथ बहुविकल्पी क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर मिलेंगे। तो पेट एग्जाम का 1 मंथ बचा हुआ है और 1 मंथ में हम जो है इतना कुछ कर लेंगे कि हम अच्छे से अच्छे जो पेट का पैटर्न आने वाला है, कितना भी हार्ड आए, उसको हम क्रैक कर जाएंगे। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वैदिक संस्कृति को कंप्लीट करेंगे। बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवन क्लासेस के साथ।